शुरू करते हैं न्यूज फक पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा कंगना के रोड शो की भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी बच्ची को गोद में लेकर पहली बार अपने घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। भगवंत मान के मुताबिक उन्होंने अपनी बच्ची का नाम नियामत कौर मान रखा है। बहुत बड़ा दिन है जदों एक तंदुरुस्त बच्चा साडे घर पहली बार आ रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो निकाला। इस दौरान कंगना स्थानीय लोगों से भी मिली। उन्होंने वहां स्थानीय भाषा में भी बात की। कंगना रनौत मंडी की रहने वाली हैं और बीजेपी ने उन्हें इसी सीट से ही टिकट दिया है। सोचना मैं कंगना कोई स्टार ही, तुम्हारा सोचना मैं कंगना हरी बेटी या हरी बहन। दिल्ली में एक जोमेटो के डिलीवरी एजेंट की भावुक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस लड़के का दावा है कि कुछ ही दिनों में उसकी बहन की शादी है और जोमेटो ने किसी वजह से उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। सोहम नाम का ये शख्स अपनी बातें बताते हुए भावुक भी हो गया। साथ ही उसने लोगों से पैसे की गुहार लगाई। बाद में सोहम ने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वहीं इस मामले पर जोमेटो कंपनी ने लिखा कि वो अपने डिलीवरी पार्टनर की कीमत को अच्छे से समझती है और जानती है कि डिलीवरी एजेंट की आईडी ब्लॉक हो जाने का क्या असर होता है। कंपनी ने इस मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में मणिमहेश कैलाश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पल पल बदलते मौसम के बीच कोई भी इन दिनों पवित्र मणिमहेश की तरफ नहीं जा पाता है, लेकिन साधु का दावा है कि उन्होंने अपने स्तर पर भरमौर से मणिमहेश तक की पैदल यात्रा की। इस दौरान यात्रा के पड़ावों के पलों को इस साधु ने अपने कैमरे में कैद भी किया। वीडियो में मणिमहेश झील के ऊपर काफी बर्फ जमी नजर आई। वैसे हर साल कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक मणिमहेश यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में भोलेनाथ के भक्त उनके दर्शनों के लिए उमड़ते हैं। हर हर महादेव। ये देखिए जो 50-50 फुट की त्रिशूलें हैं, 100-100 फुट की त्रिशूलें, वो बिल्कुल डूब चुकी हैं बर्फ में। जय भोलेनाथ। यूपी के देवरिया में एक जोड़ा सुर्खियों में आ गया। दरअसल 2 फीट की लड़की सबल परवीन की शादी 5 फीट के नौशाद के साथ हुई है। दोनों को यूट्यूब के जरिए प्यार हुआ। असल में सबल एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, जहां से दोनों संपर्क में आए और फिर शादी कर ली। अब सबल अपने छोटे कद की परवाह न करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरा जोर लगा रही हैं। वो PCS अधिकारी बनना चाहती हैं। उनके मुताबिक वो 2 बार इसमें चयन के बेहद करीब रह गई थी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर देश का भविष्य बनाने वाले स्टूडेंट से जुड़ी है। राजस्थान के कोचिंग सिटी कोटा में तमाम इंतजाम और दिशा निर्देश के बाद भी स्टूडेंट सुसाइड का सिलसिला थम नहीं रहा। कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट को लेकर कहीं तो चूक हो रही है, क्योंकि इस साल 3 महीने में ही 7 स्टूडेंट्स ने मानसिक दबाव में आकर अपनी जान दे दी। ऐसे में जरूरी है कि कोटा में छात्रों की जिंदगी बचाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाए और नए कदमों पर मंथन के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। उम्मीदों का बोझ इस कदर हावी हुआ कि जिंदगी बेमानी लगने लगी और मौत आसान। करियर को पंख लगाने का ख्वाब लिए एक छात्रा पिछले साल उत्तर प्रदेश के अमेठी से कोटा में कोचिंग के लिए आई थी। करीब 20 दिन पहले वो कोटा के इस PG में शिफ्ट हुई। बुधवार को उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक को शक हुआ। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर छात्रा के साथ उसके तमाम सपने भी दम तोड़ चुके थे। ये मौत सिर्फ एक छात्रा की नहीं बल्कि माँ बाप के अरमानों की भी थी। ये मौत उस अवस्था की भी थी जो छात्रों की हिफाजत में नाकाम साबित हो रही है और कोटा हर साल इस नाकामी के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
ये मौत उस व्यवस्था की भी थी जो छात्रों की हिफाजत में नाकाम साबित हो रही है और कोटा हर साल इस नाकामी के नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोटा में महज 2 दिनों में ये खुदकुशी का दूसरा मामला है। छात्रा की खुदकुशी से एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के ही एक छात्र ने भी अपने कमरे में फंदे से लटक कर जान दे दी। घर वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे ने एक दिन पहले बड़े सहज अंदाज में फोन पर बात की थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। कोचिंग सेंटर्स का हब बन चुके कोटा में पूरे देश से छात्र छात्राएं अपना भविष्य संवारने का ख्वाब लिए आते हैं, लेकिन पढ़ाई का दबाव, कामयाब होने का प्रेशर, साथियों से पिछड़ने का डर और माँ बाप की उम्मीदों पर खरा न उतरने का तनाव कई दफा इन छात्रों को निराशा के ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाते। यही वजह है कि कामयाबी के ख्वाब दिखाने वाला कोटा ही छात्रों की खुदकुशी से सबसे ज्यादा मामलों का गवाह भी बन रहा है। साल 2022 में कोटा में 15 छात्रों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 27 हो गया, जो पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा रहा है। लेकिन इस साल पहले 3 महीने में ही 7 स्टूडेंट खुदकुशी कर चुके हैं। जाहिर है ये आंकड़े अभिभावकों के साथ साथ प्रशासन के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। अगर जल्द ही समस्या की जड़ नहीं तलाशी गई तो वक्त के साथ इससे निजात पाना और मुश्किल होता जाएगा। खुदकुशी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए भी गए हैं। सरकार से लेकर प्रशासन तक ने कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ हॉस्टल और पीजी के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन ने सभी हॉस्टल के पंखों में एंटी सुसाइड स्प्रिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया है। कोचिंग सेंटर में छात्रों और शिक्षकों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देनी होगी। यही नहीं, छुट्टी के अगले दिन छात्रों का कोई टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। कोचिंग में 5 घंटे से ज्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा। त्योहारों में छुट्टी देना अनिवार्य है ताकि बच्चे परिवार के साथ त्योहार मनाएं। छात्रों को उनके नाम के आधार पर सेक्शन मिलेंगे, न कि रैंक के आधार पर। हॉस्टल की नियमित जांच भी अनिवार्य है। इन कोशिशों का कुछ असर भी दिखा। कोटा में ही स्प्रिंग लोडेड एंटी सुसाइड डिवाइस वाले पंखे की वजह से एक छात्रा की खुदकुशी की कोशिश नाकाम हो गई। छात्रों के तनाव को कम करने के लिए कुछ दिनों पहले कोटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने छात्रों के साथ डिनर का एक कार्यक्रम भी रखा था। यहाँ उन्होंने गाना सुनाकर छात्रों की हौसला अफजाई की भी कोशिश की। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाम चढ़े, ओ रामा रे, ओ रामा रामा रे। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस जरूरी है किसी भी अच्छे काम को करते हो, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं होगा तो आप उस लेवल पे एक्टिवेट नहीं हो पाते हो। तो वही बताया गया है कि उस स्ट्रेस को मिनिमम लेवल में कैसे रखें, वो बात बताई गई। नियमित अध्ययन करें, पढ़े, एग्जाम के टाइम में कैसे खुद को कंडक्ट करें, वो बातें की गई। मेरे तो टचवुड पेरेंट्स की तरफ से कभी प्रेशर नहीं आया, और जहाँ तक रही पढ़ाई की बात तो सर ने भी यही बोला कि प्लान भी होना चाहिए। हमेशा प्लान भी रखोगे तो प्रेशर अपने आप आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि खुदकुशी के इन मामलों को प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन खुदकुशी के लगातार बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि छात्रों की हताशा पर काबू पाने में ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रही हैं। कोटा पहुंचने वाले तमाम छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो पहली बार घर से बाहर निकलते हैं। कई बार परिवार की उम्मीद और पढ़ाई के बोझ के बीच वो तालमेल बना नहीं पाते। वो अपनी परेशानियां घर वालों से कहने से कतराते हैं और धीरे धीरे उन्हें निराशा के अंधेरे में घुटन होने लगती है। बहुत ज़रूरी है जब हम एक नेगेटिव सोच की तरफ जा रहे हैं तो हम अपने आप को संभालें। हम अपना एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव शेड्यूल बनाएं जिसके अंदर हम पहले अपनी सोच उन सिल्वर लाइनिंग्स के ऊपर रखें जो हमारे डार्क क्लाउड को सराउंड कर रही हैं। डार्क क्लाउड माने जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स को हमने कारपेट के अंदर नहीं डालना, पर हमें प्रॉब्लम से हटकर सोल्यूशन जोन पे अपनी सोच को, अपने विचारों को लेके जाना है। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने जो शेड्यूल में, रोज़मर्रा का जो आपका शेड्यूल है, उसमें अपनी पढ़ाई या काम से हटकर कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है। खुदकुशी रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी करना और निगरानी बढ़ाना
एक कोशिश जरूर है, लेकिन असल समस्या तो छात्रों के मन में बढ़ता दबाव ही है। जब तक इस दबाव को कम करने का कोई ठोस फॉर्मूला नहीं ढूंढा गया, तब तक सारी कोशिशें अधूरी साबित होंगी। हर वो चाक चौबंद जो व्यवस्था है, पुलिस की हो या प्रशासन की हो, बच्चों के बचाव के लिए हो, सब कुछ प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोटा में हाल ही में ये घटनाएं सामने आई है, तो वहीं इस साल की हम अगर बात करें तो कोटा में जो 8 बच्चे हैं वो अब तक सुसाइड जैसे कदम उठा चुके हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए कोटा से चेतन। बिहार में महागठबंधन की सीटों का हुआ ऐलान, तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को Y+ सिक्योरिटी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और शरद पवार समेत विपक्ष के कई नेता रविवार को दिल्ली में एक रैली करेंगे। कहा जा रहा है कि इसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी और दूसरे मुद्दे उठाए जाएंगे। रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत कई और नेता भी शामिल होंगे। इलेक्शन कमीशन को लोकसभा चुनाव के बीच अब तक सी विजिल ऐप पर 79,000 से ज्यादा शिकायतें मिली। चुनाव आयोग के अनुसार इन शिकायतों में 99% का समाधान कर दिया गया है। इस ऐप पर सबसे ज्यादा 58,500 शिकायतें अवैध होर्डिंग और बैनर के खिलाफ रही, जबकि 1400 से ज्यादा शिकायतें पैसे और तोहफे से जुड़ी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक नया अभियान शुरू किया। खुद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। सुनीता ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अभियान चलाने की बात कही। इस अभियान का नाम केजरीवाल को आशीर्वाद रखा गया है। बिहार में महागठबंधन की सीटों का ऐलान कर दिया गया। आरजेडी वहां 26 सीटों पर लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। इतना ही नहीं, ये भी साफ हो गया कि पूर्णिया सीट पर आरजेडी ही लड़ेगी। लिहाजा कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा। वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फ का पहाड़ टूट गया। इसके बाद वहां सड़क पर कुछ गाड़ियां दब गईं। फिर सीआरपीएफ और एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों ने राहत और बचाव अभियान चलाया। साथ ही वहां फंसे सैलानियों को रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग ने पहले ही वहां बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की थी। कांग्रेस को आयकर विभाग से फिर बड़ा झटका लगा। टैक्स में गड़बड़ी को लेकर पार्टी को लगभग 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस असेसमेंट ईयर 2017-18 और 2020-21 के लिए भेजा गया है। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी को प्रताड़ित किया जा रहा है। पोरबंदर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया एक अलग अंदाज में दिखे। वो समंदर किनारे कुछ युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते दिखे। यहाँ उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग की। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का। बांदा जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी की मौत पर उसके परिवार ने साजिश का आरोप लगाया है। इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। फिलहाल सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। 1 महीने में इस जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। मुख्तार का आज पोस्टमार्टम पूरा हो गया और कल गाजीपुर में मुख्तार के पुश्तैनी गांव में शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बांदा की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई तो इस मौत पर साजिश के सवाल उठने लगे। कभी पूर्वांचल में दहशत का नाम रहे मुख्तार की तबीयत जेल में बिगड़ी तो जेल प्रशासन उसे अस्पताल ले गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मुख्तार को मृत घोषित कर दिया। इस मौत पर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने साजिश के आरोप लगाए। 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। शक नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। एक तरफ मुख्तार का परिवार साजिश की आशंका जता रहा है तो दूसरी तरफ कृष्णानंद राय का परिवार मुख्तार की मौत पर जश्न मना रहा है। वही कृष्णानंद राय
जिनकी हत्या का इल्जाम मुख्तार पर था। वो रोपड़ जेल में रह करके ही वहाँ से अपराधीकरण का उसका ट्विस्ट बढ़ता रहा। मेरा यही था कि वो आकर के उसका सारा केस जिला गाजीपुर में था, वहीं से हमको उसी जेल से उसको कोई अत्याचारी चाहे दुराचारी हो ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि इसका अंत होना ही होना है। मुझे लगता है कि जो न्याय का फैसला मिला है बाबा के दरबार से, इसका पूरा रिजल्ट हमें देखने को मुझे अपने विधानसभा में, मैं कल रात अपने विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान था, लोगों में एक बहुत उत्साह थी, बहुत खुशियां थी। लोगों ने पूरे क्षेत्र में, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर में दिवाली का पूरा माहौल रहा। न्यायपालिका के जो भी न्याय प्रक्रिया है उसमें हम लोगों को हमेशा एक सतत प्रयास करते रहना है, लेकिन जिस दिन भगवान की लाठी चलेगी उसके में आवाज नहीं होगी, लेकिन गूंज पूरा देश देखेगा, और वो आज गूंज पूरा देश देख रहा है। करीब 40 साल तक अपराध की दुनिया में मुख्तार ने पैर जमाए रखा और फिलहाल वो 19 साल से जेल में बंद था। मुख्तार ने 1985 में पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। 1988 में उसके खिलाफ पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। 1991 में पुलिस टीम पर फायरिंग का आरोप लगा। 1997 में कोयला कारोबारी NK रुंगटा के अपहरण और हत्या का आरोप लगा। 1999 में लखनऊ में जेल सुपरिटेंडेंट की हत्या का आरोप लगा। 2005 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार का नाम आया। एक के बाद एक कई मामलों में नामजद मुख्तार के खिलाफ कुल 65 मुकदमे दर्ज थे और उसे 8 बार सजा मिल चुकी थी, जिसमें 2 बार तो उसे उम्र कैद मिली थी। जुर्म के रास्ते मुख्तार ने सियासत में अच्छी पैठ बना ली थी। कृष्णानंद राय की हत्या की वजह भी सियासी थी। 2005 में कृष्णानंद राय ने मुख्तार को उसकी पुरानी पारिवारिक सीट पर शिकस्त दे दी थी और ये बात मुख्तार के गले नहीं उतर रही थी। अब मुख्तार की मौत पर सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि सियासी नेता भी साजिश की आशंका जता रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब में दफा 44 लगा दी गई। फ्लैग मार्च हो रहा है पुलिस का, PSC का, CRP का। अगर गवर्नमेंट के सामान्य मौत पे कभी जनता में आक्रोश होता है? कभी नहीं होता कि बीमार होकर कोई मर जाए। अगर आक्रोश है और सरकार महसूस कर रही है या सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है। पता नहीं क्या कहें। मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाने वालों में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होते हैं, जिसको लगे उनको गोली से भून दिया जाते हैं और एक धब्बा लगाए जाते हैं। कोई क्रिमिनल होते हैं, कोई भागने की कोशिश की वगैरह वगैरह। जेल खाना के अंदर जब पुलिस हिरासत में रहते हैं तब भी लोगों को गोली से भून दिया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है। अगर कोई हथकड़ी में 2 प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है, और अगर कोई वहां के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप बकले तो 48 घंटे में आप पहुंच जाते उसको। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मुख्तार अंसारी की मौत में साजिश के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। ये कुछ लोगों की आदत सी बन गई है कि इस तरह के किसी भी मुद्दे को, चाहे कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो, उसका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करो। और उस इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन के पीछे उनकी मकसद और मंशा होती है कि देश के सौहार्द के माहौल को, देश के समावेशी माहौल को कैसे जो है उस पर सांप्रदायिक तड़का लगाओ। और उस सांप्रदायिक तड़का लगाने के पीछे उनकी पूरी मंशा होती है कि उस पर राजनीतिक रोटियां सेको। किसी को ट्वीट करने का मतलब वोट है और तुष्टीकरण है, तो यह ठीक नहीं है। और हमेशा वह लोग किसी संवेदना से राजनीति नहीं करते हैं, वह हमेशा वो लोग राजनीति करते हैं वोट के लिए और तुष्टीकरण की नीति के तहत।
फिलहाल परिवार की मांग पर मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस जांच की बेहद अहम कड़ी साबित हो सकती है। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर में उसके पुश्तैनी गांव मोहम्मदाबाद यूसुफपुर ले जाया जा रहा है। गांव के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार के पिता की कब्र के बगल में ही उसकी कब्र खोदी गई है। शनिवार सुबह मुख्तार के शव को इसी कब्र में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज ऐसे ही एक आत्मनिर्भर और कौशल से भरपूर तस्वीर आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ की, जहां कुछ ट्रांसजेंडर्स ने एक खास फूड सर्विस शुरू की। इस कम्युनिटी को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान आगे आए और स्वीकार नाम के फूड ट्रक की लॉन्चिंग का प्रभावी कदम उठाया है। गिद्दा की बोलियां और ढोल की थाप पर नाचते गाते ये ट्रांसजेंडर अपनी खुशी को आयुष्मान खुराना के साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये खुशी आयुष्मान ने ही दी है। वैसे तो आयुष्मान खुराना चंडीगढ़ के ही रहने वाले हैं, इसलिए उनका चंडीगढ़ आना लगा रहता है, लेकिन इस बार उनका इस शहर में पहुंचना उनके लिए भी स्पेशल था। दरअसल आयुष्मान भारत में यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर हैं। इसी भूमिका में उन्होंने जीरकपुर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वीकार नाम का फूड ट्रक उसी दिशा में एक छोटा लेकिन असरदार कदम है। ये फूड ट्रक का उद्घाटन बहुत ही एक खास मकसद से किया गया है। ट्रांस कम्युनिटी जो हमारे देश में है उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए एक सिंबल है, एक तरह का छोटा सा कदम है। हम चाहते हैं कि और भी लोग आगे आएं, मेरी तरह जो ओपिनियन लीडर्स हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उनके समाज के प्रति संवेदनशील हैं, वो आगे आएं और इनको हेल्प करें। इस फूड ट्रक से इन ट्रांसजेंडर्स को अपने कौशल और आत्मनिर्भर सोच के साथ एक नई उड़ान भरने का मौका मिला है। हालांकि आयुष्मान मानते हैं कि आम लोगों को भी इनके काम को प्रोत्साहन देना होगा। मांगते इसलिए क्योंकि इनको कोई काम पर रखता नहीं है। ये बहुत ही एक अंडर प्रिविलेज्ड और एक तरह से इनविजिबल कम्युनिटी है हमारे देश में। तो इनको अगर काम, सेल्फ रिलायंस जो है, अगर उनको मिले, इनको काम मिले, तो भगवान ने इनको भी उतना ही दिमाग दिया है जितना मतलब आपको और मुझे दिया है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। पर एक तरह का टैबू है हमारे समाज में, इनको लेकर एक धारणाएं बनी हुई है जो मिटानी होंगी। एक पहला स्टेप है, एक मुहिम है ये फूड ट्रक के थ्रू, कि जब ये सेल्फ रिलायंट होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, तो शायद इनका एक समाज में एक जगह बने। आयुष्मान की गिनती उन एक्टर्स में होती है जो लीग से हटकर एक्टिंग करते रहे हैं। फिल्मों में अक्सर चैलेंजिंग किरदार निभाने वाले आयुष्मान ने शुभ मंगल, ज्यादा सावधान फिल्म में एक गे की भी यादगार भूमिका अदा की थी। कि मैं कलाकार हूं और फिल्मों के जरिए मैं या तो उस मैसेज देता हूं लोगों को, यहाँ तक कि खुद भी सीखता हूं। अभी तक मैं सीख रहा हूं LGBTQIA+ का के बारे में, उनके बारे में जानता हूं और भी जानने की कोशिश करता हूं। हम सबको सीखना चाहिए और मुझे लगता है कि फिल्मों के जरिए एक मैसेज तो पहुंचता है, तो रियल लाइफ की जगह रियल लाइफ में भी अगर मैं कुछ कर पाऊं, वही मैं कर रहा हूं अभी। बहरहाल चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडर को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वीकार नाम की ये पहल निश्चित तौर पर सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी विशेष नींबुओं की, जिनकी कीमत लाखों में लगी है। एक तरफ जहां देश में प्याज और टमाटर की कीमतें जब 100 या फिर 200 रुपए किलो तक पहुंच जाती है तो लोग हैरानी जताने लगते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि 9 नींबू 2 लाख से ज्यादा रुपए में बिक जाए? लेकिन ये सच है। हैरान करने वाला ये मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में भगवान मुरुगन का एक मंदिर है, जहां पर हर साल पंगुनी उथिरम उत्सव मनाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान मंदिर में लगे पवित्र भाले पर रोजाना 1 नींबू चढ़ाया जाता है।
उत्सव पूरा होने के बाद मंदिर में चढ़ाए गए सभी 9 नींबू के लिए बोली लगाई जाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार चढ़ाए गए 9 नींबू को नीलामी के दौरान 2,36,000 रुपए में बेचा गया। नीलामी के दौरान एक दंपत्ति ने तो एक नींबू को 50,500 रुपए की बड़ी कीमत पर देकर खरीदा। श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर के देवता के पवित्र भाले पर लगाए गए नींबू का सेवन करने से बांझपन दूर होता है और यही वजह है कि इस नींबू को खरीदने में ऐसे लोग दिलचस्पी दिखाते हैं जो निसंतान होते हैं। यही नहीं, व्यापारी भी इन नींबू को खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं जिससे उनका कारोबार बढ़े और ज्यादा तरक्की हो। मान्यता है कि नींबू को खरीदने के बाद श्रद्धालु को पवित्र स्नान करना होता है और फिर पुजारी के सामने घुटने टेकने होते हैं। भक्तों का मानना है कि भगवान के भाले में लगाए जाने वाले नींबू का प्रसाद पाने से किस्मत बदल जाती है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। जाहिर है ये लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है। लोगों की मंदिर में चढ़ने वाले विशेष नींबू से जुड़ी इस धार्मिक आस्था को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हम मौजूद हैं गाजियाबाद के तुदेश्वरनाथ मंदिर में और हमारे साथ महंत रमेशानंद जी हैं। महाराज जी, बात कह रहे हैं कि 9 नींबुओं की नीलामी हुई, 2,30,000 में बिके, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे हिंदुत्व में यही बहुत बड़ी कमी है। ये अंधविश्वास इंसान का कब ये जगेगा ये नहीं पता लग रहा। हमारे हिंदुत्व में ये अंधविश्वास जो है यही हमारे हिंदुत्व को गलत रास्ते लेता जा रहा है और जिससे कि हम इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नींबू का रस पीने से औरत बांझ है तो वह बच्चे वाली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ होता है। ये बहुत बड़ी अंधविश्वास वाली बात है कि मतलब जैसे नींबू से इतने सारे चमत्कार हो रहे हैं, ये सब चीजें करके हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए ये करके। देखो, ट्रस्ट तो हमें भगवान के ऊपर होनी चाहिए ना, ऐसी चीजों पर नहीं होनी चाहिए। जैसे लेमन जैसी चीजों पर ये हो जाता है कि तुम बनाना ले लो तो ये चीज हो जाती है, ये चीज होती है, ये सब फेक, सब अंधविश्वास है करके। ट्रस्ट करो तो। अंधविश्वास में लोग ज्यादा फंस रहे हैं क्या? और जो पढ़े लिखे भी फंस रहे हैं? बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा फंस रहे हैं भैया। जो इंसान परेशान होता है ना, तो वो इन सब चीजों में जल्दी पड़ता है। आस्था और अंधविश्वास के बीच में थोड़ा सा ही फर्क होता है। तो वो इंसान जब परेशान होता है तो उसको कोई चीज बताता है तो वो उसी चीज पे बिलीव करने लगता है। वो मतलब ये सोचता समझता नहीं है कि ये सही है या गलत है, वो उसी चीज में बिलीव करता है, फेथ उसका बन जाता है वहीं। ये चीज गलत है। इंसान को समझना चाहिए अंधविश्वास में और आस्था में थोड़ा सा फर्क होता है, उसके बीच एक थोड़ी सी लकीर होती है, उसके बीच का फर्क समझना चाहिए। ये चीज गलत है। इस चीज से ना हम लोगों को, हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये चीज से कुछ भला नहीं हो सकता। ये तो अपनी आस्था है, अपनी आस्था के हिसाब से आदमी आगे बढ़ सकता है। ये ना अंधविश्वासों से कुछ नहीं हो सकता। सैमसंग का एक और स्मार्टफोन लॉन्च। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही और जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दिया गया एक बयान वायरल हो गया। ये वाकया पीएम मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के बीच हुई बातचीत से जुड़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मजाक में कहा कि भारत में अब बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि वो अपना पहला शब्द एआई बोलने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने समझाया कि असल में देश के कई राज्यों में माँ को आई कहा जाता है, लेकिन अब बच्चे इसकी जगह एआई कहने लगे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एआई के गलत इस्तेमाल पर चिंता भी जताई और इसका इस्तेमाल मानव विकास में किए जाने पर जोर दिया। अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज्यादा है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। सैमसंग ने एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी M15 है। हालांकि इसे अभी ब्राजील में ही लॉन्च किया गया है। जल्द ही इसे भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। सैमसंग M15 5G की कीमत वहां करीब 25,000 रुपए है। इसमें 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है। लिंक्डइन पर जल्द एक नया फीचर मिलेगा जिसकी मदद से आप इंस्टाग्राम की तरह शॉर्ट वीडियो बना पाएंगे। लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी कंपनी है। खबरें हैं कि लिंक्डइन का शॉर्ट वीडियो वाला फीड फीचर दूसरी ऐप से काफी अलग होगा। इससे यूजर्स को नौकरी तलाशने में भी आसानी होगी। और आइए अब रुक करते हैं रामनगरी अयोध्या का, जहां से श्रद्धालुओं के लिए शुभ समाचार आया है। रामनवमी पर रामलला के दर्शन 24 घंटे होंगे, क्योंकि प्रशासन का अनुमान है कि रामनवमी पर इस बार अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है।
अनुमान है कि इस बार 25 से 30 लाख श्रद्धालु रामनवमी पर बालक राम के दर्शन के लिए आ सकते हैं। अयोध्या के नए भव्य मंदिर में बालक राम पहली बार मनाएंगे अपना जन्मोत्सव। ऐसे में राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। मंदिर में जब से रामलला विराजे हैं, उनकी मनोहर छवि निहारने के लिए, उनके दर्शन के लिए अब तक लाखों भक्त दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन अब जबकि मौका रामनवमी का है, रामलला के जन्मोत्सव का है, तो उनके दिव्य दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ना स्वाभाविक ही है। ऐसे में प्रशासन व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुट गया है। रामलला के भक्तों को बालक राम के दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोशिश यही कि उनके दरबार में आकर कोई खाली न लौटे। लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आमद को देखते हुए 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक श्री राम मंदिर को 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया गया है। दिन हो या रात, आरती हो या फिर भोग, हर समय राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। अनुमान तो हम लोग 10 से 15 लाख भी कर रहे हैं, लेकिन ये फिगर जो एक्चुअल फिगर है वो बाद में ही पता चल पाएगी रामनवमी के बाद। लेकिन हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि मंदिर हम 24/7 खोले, केवल भोग के समय जो बंद रहेगा, इसके अलावा आरती के समय भी खुला रहेगा और 24/7 रहेगा। तो उससे क्या ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन करेंगे। रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेने खुद डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र अयोध्या पहुंचे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि रामनवमी के पहले सप्तमी यानी 15 अप्रैल से ही राम मंदिर 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और ये व्यवस्था 17 अप्रैल तक रहेगी, जिससे अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सकें। इस बात पर भी सहमति बनी कि अगर जरूरत हुई तो रामनवमी के अगले दिन यानी 18 अप्रैल को भी श्री राम मंदिर को 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी मनाई जाएगी, राम का जन्मोत्सव, और इसके लिए अयोध्या में 9 अप्रैल से ही भक्तों का मेला शुरू हो जाएगा। उससे पहले आई ये खबर राम भक्तों को सुकून देने वाली है। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकारी एजेंसियों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। राहुल के मुताबिक अगर ईमानदारी से काम किया गया तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। वहीं राहुल ने ये भी कहा कि गलत करने वालों को सोचना चाहिए कि कभी न कभी सरकार बदलेगी, इसके बाद ऐसी कार्रवाई होगी कि ये कभी नहीं होगा। दिल्ली और हरियाणा समेत उत्तर भारत में मौसम बदल गया। कई इलाकों में बारिश हुई। इतना ही नहीं, हरियाणा के रेवाड़ी और दूसरे इलाकों में तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।